यही समस्या नहीं है, यहाँ पे दिल्ली में अभी पानी की समस्या ऐसी है जो कई जगह ऐसे मोहल्ला कॉलोनी जैसे कि एग्जाम्पल मान लेते हैं, जहाँ पे पानी की ये कमी है कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रही है, जो कि लोग आलोचना कर रहे हैं सरकार की अभी। तो आपका क्या कहना है इसमें? तो अभी जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं और चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी कसमकस चल रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतनी जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, आप इसमें फाइट कर पाएंगे? अगर फाइट करते भी हैं तो आपके ऐसे मुद्दे क्या होंगे जो जनता सुनना चाहेगी, जो युवा सुनना चाहेगा? नमस्कार, मैं हूं मर्जीना और अभी हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह। जानेंगे इनके बारे में। सर, आप अपने बारे में परिचय बताइए और अपने पार्टी के बारे में कुछ बताइए। मैडम, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हूं। और मैंने पहले दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा है और जीता है। और अभी मैं साउथ दिल्ली से एक निर्दलीय प्रत्याशी हूं, चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा ब्लैक बोर्ड का निशान है और हमारा मकसद है आने वाले समय में एक युवाओं की राजनीति तथा देश की जो राजनीति है उसको नया मोड़ देना। जी सर, इससे पहले आपने चुनाव कभी लड़े हुए थे? हाँ जी मैम, मैंने 2014 में जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा है मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सर, क्या उपलब्धियां रही होंगी उनकी? उपलब्धियाँ तो मैडम जो हम संघर्ष करेंगे उसमें उपलब्धियाँ आएंगी। और हमने संघर्ष किया, बच्चों के मुद्दों पे काम किया तो लोगों ने हम पे विश्वास किया और हमें वोट देकर जिताया। और फिर हमने 1 साल तक जो अपने जी जान लगा के बच्चों के भविष्य के लिए जितने भी कॉलेज लेवल पर जो काम होते हैं हमने काम किए। और एक साफ़ सुथरा हमारा राजनीतिक करियर रहा 1 साल का। और उसके बाद हमने आगे तैयारी की, कंपटीशन की और अब हम राजनीति में दोबारा कदम रख रहे हैं एक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर। जैसे कि सर आपने बताया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सॉरी, जैसे कि आपने बताया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लक्ष्य है आपका जैसे कि इस राह में? मैडम, हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले समय में जैसे कि ये राजनीति आज चल रही है देश में, जो राजनीति हो रही सिर्फ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, और राजनीति हो रही है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि मुझे इस राजनीति में जाना है तो लोगों को एक ही इमेज बनी हुई है, राजनीति पैसे का खेल है। उस सब चीज़ों पे हमें काम करना है। आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, और शिक्षा तो बड़ा मुद्दा है ही, उसके साथ साथ बेरोजगारी है। बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि आज के जो बेरोजगार युवक हैं उनके ऊपर सरकार कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही, ना उनको बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। अगर आज जैसे इलेक्शन हो रहा है और कहीं भी इलेक्शन वो नहीं होगा, लीक नहीं होगा, लेकिन विद्यार्थी अगर पेपर देने जाए तो हर जगह लीक हो जाता है। वो उस बच्चा अगर घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बाहर निकला है पेपर देने तो उसका परिवार जानता है कि वो कैसे पैसे लेके आया था। अब गरीब फैमिली का बच्चा पेपर देने जाता है एग्ज़ाम देने, अमीर आदमी नहीं जाता। दूसरी बात ये, जो गरीब तबका है या मिडिल क्लास है उनके बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दी जा रही। और तीसरी बात ये है कि महिलाओं की सुरक्षा, आज हमारा जो देश है वो महिला सुरक्षा के क्षेत्र में इतना स्कीम तो बहुत सारी बना रखी हैं, लेकिन महिला हमारे देश में बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में सबसे ज़्यादा करप्टेड सिटी है। आज महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ दिल्ली में तो नशे के कारोबार है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। और दिल्ली का सीएम जो नशे का कारोबार बंद करने की जगह शराब की बोतल एक के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री दे रहा है। तो सर, ये सिर्फ यही समस्या नहीं है, यहाँ पे दिल्ली में अभी पानी की समस्या ऐसी है जो कई जगह ऐसे मोहल्ला कॉलोनी जैसे कि एग्जाम्पल मान लेते हैं, जहाँ पे पानी की ये कमी है कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रही है, जो कि लोग आलोचना कर रहे हैं सरकार की अभी। तो आपका क्या कहना है इसमें? मैडम, पानी की समस्या तो आज बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन दूसरी बात मैं ये बता दूं, आज दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल जी ये बोलते हैं कि पानी की समस्या, हम दिल्ली को फ्री में पानी पिला रहे हैं। फ्री में पानी पिला रहे हैं सिर्फ गटर का, वो पानी पीने लायक है नहीं। और अगर उस पानी को अगर पी रहे हैं लोग तो कैंसर तक की महान बीमारियां हो रही हैं उससे। दूसरी बात ये कि पानी फ्री में दिया ही नहीं जा रहा। किसी भी किराना स्टोर पे आप जाके खुद सर्वे करके देखिए कि हर किराना स्टोर वाला 100 बोतलें पानी की बेचता है 30 40 रुपये में। तो फैमिली एक बोतल हर रोज़ 40 रुपये की पानी खरीद रही है, तो उसका पानी फ्री हुआ कहाँ? तुम तो पानी दे रहे हो वो इतना दूषित दे रहे हो। या फिर गरीब जो झुग्गी झोपड़ियाँ उसमें टैंकर गिरवाते हैं व्यक्ति इकट्ठा करके, अपना कलेक्ट करके 1800 रुपये में 2000 रुपये में एक दिन के लिए टैंकर गिरवाते हैं। और उसी झुग्गी झोपड़ी में फिर पोस्टर लगता है कि हमने पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी। बिजली फ्री मिली कहाँ से जब लोगों के पास रहने के लिए आवास ही नहीं है। अब लोग दिल्ली में 85% जनता ऐसी है जो किराए पे रहती है और वो गरीब जनता है, अमीर लोग नहीं है।
और स्कीम उनके लिए बनाई गई कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, और जो व्यक्ति किराए के मकान पे रहता है उसको 8 रुपये 10 रुपये यूनिट बिजली बिल उसको देना पड़ता है। आप खुद सर्वे मार्केट में जाके सर्वे कीजिए, हर व्यक्ति आपको ये बात सच्चाई बता देगा। तो ये जुमलेबाज हैं। एक चीज़ जनता के सामने, भोली भाली जनता है, अनपढ़ है लोग, इसलिए इनके जुमलों में फंस जाते हैं, इनकी बातें मान लेते हैं, बड़े बड़े भाषण दे देंगे, बड़ी बड़ी रैलियाँ करके दिखा देंगे और ये प्रदर्शित कर देते हैं कि हम ही आने वाले हैं। अब जैसे ही केजरीवाल जी यहाँ से बाहर आए, जेल से बाहर, उन्होंने बड़ा बड़ा पोस्ट लगा रखा है हर जगह कि जेल का जवाब वोट से। अरे जेल का जवाब वोट से तो तुम दे रहे हो, दारू का जवाब दारू से तो तुमने दिया था, उस पर तो सवाल उठाओ, उसका भी जवाब दो लोगों से। पानी तुम जहर पिला रहे हो, उस पर भी तुम बोलो। हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं दे रहे हो कि डॉक्टर के पास थर्मामीटर नहीं है, तो तुम उसका जवाब दो ना। और गरीब व्यक्ति, रेडी पटरी वालों की इतनी हालत ख़राब है कि पुलिस प्रशासन उनको इतना परेशान करता है। गोलगप्पे वाला 2000 रुपये उधार लेके किसी से गोलगप्पे बना के लेके आया, बेचने के लिए उसने रेडी लगाई, उसकी रेडी एमसीडी वाले उठा ले जाते हैं। उसके बच्चे शाम को ये सोचते हैं कि आज हम खाना किसके साथ खाएं, एमसीडी उनसे पैसे मांग रही है खुले आम रोड पे। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, उसको अपनी 200-400 रुपये की दाढ़ी मजदूरी करने के लिए भी प्रशासन से गालियां खानी पड़ती हैं। उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, उनकी रेडी पटरी जो काम कर रहे हैं उसकी उठा ली जाती है, उसका सामान जब्त कर लिया जाता है अगर वो 2000, 4000, 5000 रुपये महीने के नहीं देता। तो आदमी जो गरीब व्यक्ति है वो पिस रहा है, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। पॉलिसियाँ क्या है, पॉलिसियाँ पे सिर्फ पेपर में आती हैं। अब मोदी जी ने स्कीम बना दी कि हम लोगों को रोजगार, अगर जिनका रोजगार नहीं है उनको हम एक लोन सुविधाएं देंगे या फिर राशि देंगे जिनसे वो बिजनेस स्टार्ट कर लें। अब दिल्ली जैसे शहर में 20,000 रुपये अगर किसी व्यक्ति को पैसे मिल भी गए, या तो मिलेंगे नहीं, उसमें से जो आधा तो प्रशासन खा जाएगा। अगर 5-10 हज़ार रुपये उसको मिल भी गए तो वो क्या क्या काम धंधा कर लेगा। कोई ऐसी शॉप है जो 5,000 रुपये में मिल जाए, या ऐसी कोई रेडी है, रेडी अगर लगाता है कम से कम उसकी कीमत भी आज के दिन 12,000 रुपये है। और रेडी पटरी वालों की हालत दिल्ली में इतनी ज़्यादा खस्ता है जिसकी कोई हद नहीं। अब ये दूसरी बात, ऑटो ड्राइवर दिल्ली में सबसे ज़्यादा हैं। अब ऑटो ड्राइवर, अगर आप लग्जरी गाड़ी खरीदते हो तो उसकी कीमत होती है 20 लाख। नॉर्मल जो मिडिल क्लास वाला जो गाड़ी खरीदता है उसकी कीमत होती है 7 लाख 10 लाख रुपए। एक ऑटो जो दिल्ली में चल रहा है पीले कलर का, उसकी कीमत 7.5 लाख रुपए है, और 7.5 लाख पेपर है उसकी कीमत। उसके बाद उसको खरीदने के लिए जो ठेकेदार बैठे होते हैं वो 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, लाख रुपये तक लेते हैं कि हम ऑटो दिलाएंगे आपको, वरना आप किसी भी एजेंसी में जाके देखो डायरेक्ट आपको ऑटो मिलेगा ही नहीं। तीसरी बात, ई रिक्शा कौन खरीदता है? गरीब आदमी पेट के पाटी बांध के सुबह निकलता है कि मैं अपने बच्चों के लिए शाम को खाने के लिए अनाज लेके आऊँगा, रोटी लेके आऊँगा, सब्जी लेके आऊँगा। ई रिक्शा का चलान 20,000 रुपये। देश की, ये दिल्ली की जनता सोचे, ई रिक्शा कौन चलाता है? गरीब व्यक्ति, उसका चलान है 20,000 रुपये। और हर मोड़ पे एक भी रिक्शा वाला मेरे आप सामने आके ये बोल दे कि मेरा चलान नहीं कटा। हर ही रिक्शा वाले के 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 चलान एक साल में। एक साल में अगर 10 चालान हो गए, एक साल में अगर 10 चालान हो गए, उसका 2 लाख रुपए खर्चा हो गया। वो उसकी किस्त भरेगा या चलान भरेगा? अगर सुविधाएं देनी है, अब बड़े बड़े लोग इतने आज नेता हैं, मेरे पास नई गाड़ी नहीं है, मैं तो बैलगाड़ी में चलता हूँ, मेरा चलान काट दो, क्योंकि बैलगाड़ी हम जमीन से जुड़े हुए हैं। मेरे से लोग पूछते हैं कि तुम बैलगाड़ी में क्यों चलते हो? भाई अगर मैं इतना ही पैसा करोड़ों रुपए अगर लगा के आज नेता बन जाता हूँ तो कल अपनी जेब भरूंगा। मैडम आपको मैं बता दूं, ये स्पष्ट बात है, अपनी जेब से कोई नहीं लगाता। ये जनता का पैसा जनता पे लगा के और जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता को समझना पड़ेगा खुद। आज के युवा जो शिक्षित हैं, आने वाली जनरेशन है, मैं तो ये कहता हूं कि युवा नहीं, छोटे बच्चे आज जो 5वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, कॉलेज लाइफ में 17 साल 18 साल से छोटा बच्चा है ना, वो भी टीवी पे मेरी आवाज़ सुने, वो सोचे कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होने वाला है, तब ये इस देश का व्यक्ति जागरूक होगा। और बच्चे क्या सोचते हैं, आज का युवा क्या सोचता है, मैं अपने मम्मी पापा को क्यों समझाऊं, उसके बारे में क्यों बात करूं? ठीक है, मम्मी पापा की विचारधारा उस पर चल रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन आज का युवा जो शिक्षित युवा है वो अपने समाज में, अपने घर में, परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी जगह जितना भी उसका क्षेत्र है, उसमें स्पष्ट रूप से ये नहीं बताएगा कि देश में माहौल चल क्या रहा है। अब मेरी मम्मी अनपढ़ है, मेरी मम्मी को मैं ये बोल दूँ उस पार्टी को वोट देना है, वो बोलेगी ठीक है बेटा तू ये चाह रहा तो मैं दूंगा, लेकिन मम्मी तो वोट दे देगी, मम्मी को पता नहीं इसलिए दे देगी। तो देश की जो युवा जनता है वो जुड़े विचारों से, हमारे विचारों से प्रेरित हो और आगे तक इन चीज़ों को फैलाए कि आज देश में चल क्या रहा है। अब आने वाले, अब जैसे वोट देंगे लोग, अब युवा सोचता है कि मोदी जी ने अच्छा काम कर दिया या केजरीवाल जी ने अच्छा काम कर दिया। अरे जाति तथा धर्म के नाम पर तुम लोगों को बांट रहे हो, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? तुम लोगों को एक स्पेशल कम्युनिटी को इतना टारगेट करते हो कि भाई वो लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। अब देश में जब बंटवारा हुआ कितने हिंदू मुस्लिम मरे,
अब देश की जनता कितनी उस दिन की जो जिनकी फैमिली का व्यक्ति गया उनसे जाके पूछो ना कि उनको क्या दर्द है आज। अरे तुम बांट क्यों रहे हो? तुम शिक्षा दो। शिक्षा में इसलिए पीछे रखा जा रहा है लोगों को। अगर शिक्षित हो गए ना मैडम तो मेरी तरह आवाज़ उठाएंगे, हर व्यक्ति आवाज़ उठाएगा, वो सोच समझ कर वोट देगा। इसलिए लोगों को सबसे ज़्यादा बेरोजगार तथा शिक्षित रखा जा रहा है। जैसे कि आपने जो जो मुद्दे बताए हैं वो मुद्दे हकीकत में बहुत बड़ी समस्या ये है, तो जैसे इस समस्या का समाधान होना अति आवश्यक है। तो अभी जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं और चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी कसमकस चल रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतनी जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, आप इसमें फाइट कर पाएंगे? अगर फाइट करते भी हैं तो आपके ऐसे मुद्दे क्या होंगे जो जनता सुनना चाहेगी, जो युवा सुनना चाहेगा? जैसे कि लोकसभा क्षेत्र जो साउथ दिल्ली का है उससे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं भी ये नहीं लिखा कि मैं आपके लिए गलियां बनवा दूंगा, मैं आपके लिए अच्छी सुविधाएं दे दूंगा। हमें प्रशासन, हमें सिस्टम में चेंज लाना है। जो मेरी सोच है ये आज आने वाले 25 तारीख को जो चुनाव है उस तक सोच खत्म नहीं होगी, ये सोच आगे बढ़ेगी। आने वाले समय में हम अपने लोगों को, अपने देश के युवाओं को, देश के शिक्षित वर्ग को, दलित वर्ग को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को, व्यक्तियों को हम जोड़ेंगे, हमें हमारे विचारों से प्रभावित करेंगे और एक नई सोच पैदा करेंगे जो आने वाले समय में एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। आज मुझे पता है कि मैं इस रेस में क्या पता सबसे पीछे हूँ, लेकिन आने वाले समय में जो मेरी आवाज़ है वो देश के हर कोने तक पहुंचेगी। हमें सिस्टम में चेंज लाना है मैडम। ये नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों के जो व्यक्ति हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी राज कर रहे हैं। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी राज होता रहा इस देश में तो लोकतंत्र नहीं राजतंत्र हो जाएगा, और तानाशाही अगर चलती रही तो क्या पता आने वाले समय में इलेक्शन ही ना हो। मैं तो ये चाहता हूँ आज किसी भी पार्टी की अगर सरकार भी आए, अब 400 पार का नारा जो केंद्र सरकार दे रही है, 400 पार का नारा जो उनका है वो तो बिल्कुल एक जुमला है। 400 पार तो नहीं होगा, मैं जनता के सामने और पार्टियों के सामने भी स्पष्ट बता दूं। हाँ, अगर गठबंधन से सरकार इनकी बन भी जाती है तो मैं चाहता हूं कि अपोजिशन एक अच्छा बहुमत साबित करे, लोगों को डर लगे। आज इनको 10 साल में इतना बहुमत दे दिया लोगों ने, गरीब जनता ने विश्वास करके कि कोई नई उम्मीद की नई किरण आएगी, लोगों में हमारा विकास होगा, हमें शिक्षा मिलेगी, हमें रोजगार मिलेगी, हमारा जो अत्याचार है वो कम होगा। लेकिन उन्होंने उन मुद्दों पे काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लोगों को बांटा धर्म और जात के नाम पर। आज भी मैं देखता हूं कि देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, कहीं भी विशेष क्षेत्र में उसी क्षेत्र का नाम लेके ये बोलते हैं यहाँ के लोगों ने हमने क्या किया। अरे हम भगत सिंह की विचारधारा के लोग हैं, हम नेताजी सुभाष चंद्र की विचारधारा के लोग हैं, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारे देश के वीर जवानों ने जो कुर्बानी दी है, हम उनके विचार पढ़े हैं, हम उनके विचारों के पीछे चलते हैं। ये नहीं कि तुम बांट क्यों रहे हो, तुम क्षेत्रवाद फैला रहे हो, तुम जातिवाद फैला रहे हो, तुम धर्मवाद फैला रहे हो। तुम लोगों को शिक्षित करो ना। लोग, आज हमारा देश 5वीं एक बड़ी शक्ति बनने को जा रहा है, जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, लेकिन गरीब आदमी बिल्कुल गरीब होता जा रहा है। देश में करोड़ों युवा, करोड़ों मजदूर ऐसे हैं दिन का 1 रुपया नहीं कमाते, नहीं 100 रुपये नहीं कमाते, दिन के 100 रुपये भी मैडम नहीं कमाते। ये बहुत छोटी रकम होगी। शाम को हम सब्जी लाने जाते हैं ना तो अभी 100 रुपये की 100 रुपये से में कम सब्जी भी नहीं आती एक टाइम की, और ऐसे लोग हैं जो 100 रुपये नहीं कमाते। अरे छत टपकती है उस गरीब की, लेकिन वो आस करता है टीवी में देख के कि ये आएगा और हमारे लिए कुछ करेगा। उन लोगों की जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है, क्योंकि वो गरीब हैं, क्योंकि वो अनपढ़ हैं, वो पोस्टर देख के वोट दे देते हैं। तो जब तक इस देश के युवा पढ़े लिखे और जो जनता है वो जब तक अवेयर नहीं होगी, इस देश का विकास नहीं होगा। और हम चाहते हैं एक नई सोच इस देश में पैदा हो जो आने वाले समय में इस देश को सुधारे, क्योंकि अगर भगत सिंह नहीं होता तो आज़ादी नहीं मिलती। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में एक अच्छा साफ सुथरी पॉलिटिक्स हम देश में लेके आएँ, जो देश को हर 10 के हर गरीब को, हर अमीर को, हर गरीब को, हर मिडिल क्लास को, हर दलित को, हर महिला को सुरक्षा दे और उनको बातों पर विचार करे, उनकी क्या समस्याएं हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए।